सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी 9वीं कक्षा का पंचम पाठः सुक्ति मौक्तिकम का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य करेंगे। सुक्ति मौक्तिकम का अर्थ होता है बेटा कि जहाँ पर अच्छे विचारों को एकत्रित करके रखा जाता है, अर्थात मौक्तिकम का अर्थ होता है माला और सुक्ति का मतलब क्या होता है, अच्छे विचार। तो अच्छे विचारों की माला, इसको एक तरह से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमें बहुत सारे श्लोक मिलेंगे जिससे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ओके बेटा, इनको हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला श्लोक हमारा मनुस्मृति से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? पहला श्लोक हमारा मनुस्मृति से लिया गया है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है बेटा, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति चह अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तमस्तु हतो हतः। यहाँ पे जो बेटा ये वृत्तम है ना, इसका अर्थ होता है आचरण। इस वृत्तम का अर्थ क्या होता है? आचरण। यहाँ पे इसको वृत्तम बोले और ये वित्तम है। इस वित्त का मतलब सबको ही पता है, धन संपत्ति होता है। ठीक है, वृत्तम आचरण और वित्तम धन संपत्ति। तो इन दोनों को डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना है। एग्जाम में ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। नेक्स्ट है, देखो बेटा इसमें क्या कहा है, वृत्तम यत्नेन संरक्षण। मनुष्य को अपने आचरण को, अपने चरित्र को कैसे करना चाहिए? प्रयत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। वित्तम मेति च याति ही च, धन तो आता है और चला जाता है। जो वित्त है, धन है, वो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, इसका मतलब क्या क्या कहना चाह रहा है कि धन के क्षीण अर्थात कम होने पर भी मनुष्य कमजोर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मनुष्य कमजोर नहीं होता है। किसके कम होने पर भी? वित्त, धन के कम होने पर भी मनुष्य कमजोर नहीं होता है। वृत्तस्तु हतो हता, लेकिन अगर आचरण का लोप हो जाता है, अगर आचरण जो चरित्र क्षीण हो जाता है, तो निश्चय ही मनुष्य का विनाश हो जाता है। ठीक है बेटा, तो इसको अच्छी तरह से आप कर लेना। इसका अन्वय से ही आप लोग संदीप इसके हिंदी अनुवाद पर जाओगे। अन्वय देख लीजिए, वित्तम यत्नेन संरक्षण, हमें अपने आचरण का, सभी मनुष्य को अपने आचरण का क्या करना चाहिए? प्रयत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। वित्ततम एति ही च याति ही च, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति, धन के कम हो जाने पर मनुष्य कमजोर नहीं होता। अक्षीण मतलब कमजोर नहीं होता, और क्षीण का मतलब कम होना या कमजोर होना। कि धन के कम होने पर भी मनुष्य कमजोर नहीं होता, क्षीण नहीं होता है। परंतु वृत्ततः क्षीणः तु हतः हतः, लेकिन अगर आचरण चरित्र का क्षीण हो जाता है, चरित्र नष्ट हो जाता है, तो मनुष्य का विनाश हो जाता है। ठीक है, तो हमें अपने चरित्र को अच्छा रखना है। नेक्स्ट आपका विदुर नीति से लिया गया है। ये सारे ही श्लोक इसमें इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है विदुर नीति का। सूर्यताम धर्म सर्वस्वहम श्रुत्वः चेवावर्धयार्थम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। कहने का भाव क्या है कि धर्म सर्वस्व श्रुत्वा, मनुष्य को हमेशा धर्म का सार ही सुनना चाहिए। ठीक है, श्रुत्वः च अपि अवधार्यताम, और सुनकर उसे क्या करना है? धारण करना चाहिए। श्रुत्वः च अपि अवधार्यताम, और सुनकर उसे धारण करना चाहिए, अर्थात उसके अनुसार ही हमें आचरण करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानपि, जो हमें अच्छा ना लगे, हमारे प्रतिकूल हो, हमारी आत्मा को अच्छा ना लगे। ठीक है, अनुकूल होता है जो हमें अच्छा लगता है, और प्रतिकूल जो हमें अच्छा नहीं लगता, विपरीत होता है अनुकूल के। तो ये कहने का भाव क्या है इसका कि जो हमें भी स्वयं अच्छा ना लगे, परेशान ना समाचरेत, ऐसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता वह दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा? तो अगर हम यह चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, तो हमें भी तो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ना। तो यहाँ पर इसी बात के बारे में बताया गया है बेटा कि मनुष्य को धर्म का सार सुनना चाहिए और सुनकर उसे धारण भी करना चाहिए, क्योंकि जो स्वयं को प्रतिकूल अच्छा नहीं लगता है, वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए।
तो इसका कहने का भाव है कि व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि जैसा हम चाहते हैं कि दूसरा हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, तो दूसरा भी तो यही चाहता है ना बेटा कि हम भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। ओके, अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो श्लोक है चाणक्य नीति से लिया गया है, ये आपके 8th क्लास में भी था और ये आपको अच्छी तरह से आता भी है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेह वक्तव्यं वचनिका दरिद्रता। अर्थात सर्वे जंतुः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, सभी लोग मीठा वचन, संसार में जितने भी प्राणी हैं सब मधुर वचन से ही प्रसन्न होते हैं। तुष्यन्ति, तुष्यन्ति का मतलब होता है प्रसन्न होना, खुश होना। तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचनिका दरिद्रता, तो उस हमें क्या करना चाहिए, हमेशा मधुर ही बोलना चाहिए। बोलने में क्या दरिद्रता, अर्थात बोलने में क्या कंजूसी है, हमें हमेशा सबके साथ मधुर वचन बोलने चाहिए और उस प्रकार बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ओके, तो ये आपको अच्छी तरह से पहले से ही आता है श्लोक। नेक्स्ट है हमारे पास से ये सुभाषित रतन भंडारकर से लिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट श्लोक है। पिबन्ति नद्यः सौम्येव न अम्भः, इसका संधि विच्छेद कर लेना बेटा, नाधन अम्भा हो जाएगा, ठीक है, नाम्भा लिखा है ना, नाधन अम्भः। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यं खलु वारिवः परोपकाराः सतां विभूतिः। क्या कहना चाह रहा है, नद्यः स्वयं न अम्भः न पिबन्ति, कि नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, ठीक है, नदियाँ अपना जल क्यों नहीं करती है, स्वयं नहीं पीती है। उसके बाद वृक्ष स्वयं फलानि न खादन्ति, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। वारिवाह खलु संयम न अदंतति, और जो बादल होते हैं वह अपने फसल खुद नहीं खाते हैं। सताम विभूति है परोपकाराय एव भवन्ति, सज्जनों की संपत्ति दूसरों की भलाई के लिए होती है, अर्थात स्वार्थ के लिए नहीं होती है। जो सज्जन लोग होते हैं वे हमेशा ही दूसरों की भलाई का कार्य करते हैं, हमेशा परोपकार का कार्य करते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि बेटा जैसे नदियाँ अपना जल खुद नहीं पीती है, जो वृक्ष होते हैं वो अपने फल खुद नहीं खाते हैं, ठीक है, और जो फसल होती है बादल वह खुद नहीं खाते हैं, क्योंकि फसल किसके ऊपर, सस्य मतलब है फसल, फसल किसके ऊपर डिपेंड करती है, पानी के ऊपर, बारिश के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो किसानों की जो फल होती है, और किसान जो लोग हैं वो भी अपनी फसल खुद तो नहीं खाते ना, वो दूसरों के लिए भी तो बोते हैं। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो। तो इसमें पूरे में क्या बताया गया है कि जो सज्जन लोग होते हैं वो दूसरों की भलाई के लिए ही कार्य करते हैं। और इसमें सज्जन किस किस को बताया गया है, नदी को, वृक्ष को और वारिवाह को, बादल को, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट है आपके पास गुणे वेशः ही कर्तव्यः यत्नैः पुरुषः सदा गुणयुक्तो दरिद्रतो अपि ही नैश्वरः गुणे समः। यह मिर्च कटिकम से लिया गया है, ठीक है, ये मिर्च कटिकम है बेटा, इसमें से ये लिया गया है। इसमें क्या गया है, पुरुषः सदा गुणेषु एव प्रयत्न कर्तव्य है, मनुष्य को सदा गुण ग्रहण करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को सदा क्या करना चाहिए, गुण ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि गुणयुक्तः दरिद्रतः अपि ही, जो गुण से युक्त हैं और वह गरीब भी हैं तो भी वो क्या है, अगुण ही ईश्वर ही समाना भवति, जो गुणहीन धनी व्यक्ति के समान नहीं होता है। यहाँ पे ईश्वर ही का मतलब होता है धनी, ईश्वर ही का मतलब क्या होता है, धनी, और अगुण ही का मतलब तो आपको पता ही होगा, गुणहीन। तो गुणहीन जो धनी व्यक्ति है उसके समान नहीं होता है, बल्कि उससे श्रेष्ठ होता है, ठीक है, अपितु श्रेष्ठः भवति, वास्तव में उससे क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। क्योंकि बेटा उसके पास क्या है, गुण है, ठीक है, उसके पास गुण रूपी धन है। तो इसलिए कहा गया था पहले ही लाइन में कि मनुष्य को सदा गुण ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुणयुक्त अर्थात गुणवान व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति गुणवान है और वह निर्धन है तो भी वह जो गुणहीन धनी व्यक्ति के समान नहीं होता, अर्थात उससे श्रेष्ठ होता है। ओके बेटा, अब नेक्स्ट है हमारे पास ये नीतिशतक से लिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट श्लोक है। नीतिशतक के सारे ही इम्पोर्टेंट होते हैं श्लोक। आरंभ गुरुभिः शर्यणिः कर्मेण लघुभिः पुरा वृद्धिमतिः च पश्चात्
दिनस्य पूर्व अर्धाय परार्धाय भिन्ना छायेव मैत्री खल सजननाम। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है ये कि खल सजनाम मैत्री, जो खल का मतलब होता है दुर्जन लोग और सजन का मतलब तो आपको ही पता है अच्छे लोग। खल सजननाम मैत्री, बुरे लोगों की और अच्छे लोगों की जो मित्रता होती है वो कैसे होती है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्नः छाया इव आरंभ गुरुविः कर्मेण शयन्ति। सजनों की मित्रता दिन के परार्ध की तरह होती है, तो दोपहर के बाद की तरह होती है। परार्ध का मतलब क्या होता है, दोपहर के बाद, आधे दिन के बाद, ठीक है। कि छाया के समान, जो परार्ध में जो छाया है, दोपहर में जो छाया है, शुरू में तो क्या होती है, थोड़ी होती है, छोटी होती है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ जाती है, क्योंकि दोपहर में धूप ज़्यादा होती है और बाद में वो क्या होती है, धूप कम होती चली जाती है। तो ऐसे ही इसने बताया गया है कि दोपहर के बाद के समय की छाया की तरह ही सजनों की मित्रता होती है। शुरू में तो क्या होती है, कम होती है छाया, लेकिन बाद में छाया बढ़ती ही चली जाती है। और दुष्टों की मित्रता कैसी होती है, दुष्टों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध की तरह होती है। पूर्वार्ध मतलब दोपहर से पहले के समय की तरह होती है। उनकी जो छाया होती है वो क्या करती है, छाया सुबह सुबह तो जैसे छाया ज़्यादा होती है, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि स्टार्टिंग में तो छाया अधिक होती है लेकिन बाद में कम होने लगती है। कहने का भाव ये है कि बेटा जो सज्जन लोग होते हैं, चाहे वो आपको ऐसा लगे कि वो भाई बहुत ही क्या है, मतलब एक तरह से ये लगा लो कि बहुत ही हमें ऐसा फील होगा कि सज्जन लोग हमसे वो कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में सज्जन लोग जो होते हैं वो उसकी जो एग्ज़ाम्पल दिया गया वो किससे दिया गया, छाया से दिया गया है। कि जिस प्रकार दोपहर की जो छाया होती है वो हमें बहुत कम मिलती है लेकिन धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, तो ऐसे ही जो सज्जनों का साथ है वो हमें पहले तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, बहुत ही कठिनाइयों से भरा होगा, लेकिन वास्तव में जब आप उनका साथ ग्रहण कर लेते हो तो आपको पता लगता है कि उसमें तो छाया ही मिलती है, धीरे धीरे छाया ही प्राप्त होती चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भाव कहा गया है कि सज्जनों की मित्रता किसके समान होती है, दोपहर के बाद के समान होती है, और दुर्जनों की मित्रता सुबह के समान होती है, ठीक है, दोपहर से पहले के समान होती है। दोपहर से पहले छाया ज़्यादा होती है लेकिन बाद में धूप हो जाती है, ठीक है, और इसमें सज्जनों के में पहले धूप होती है और बाद में छाँव मिलती है। नेक्स्ट है बेटा भामिनी विलास। यहाँ पर बताया गया है, यत्रापि ही कुत्रापि ही गता भवेयुः ह्रंसः महीमण्डल मंडनाय हनांस्ति तेषां हि सरोवर्णां येषां मरालहि सह विप्रयोगः। तो यहाँ पे हंसः और मरालहि दोनों ही पर्यायवाची शब्द हैं, हंस के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है बेटा। हंसः का मतलब भी हंस है और मरालहि का मतलब भी हंस है। देखिए, यत्रापि ही कुत्रापि गतः भवेयुः हंसः महीमण्डल मंडनाय। महीमण्डल का मतलब होता है पृथ्वी पर। पृथ्वी पर यहाँ हंस जहाँ पर भी गए हैं, पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने के लिए हंस जहाँ पर भी गए हों, इससे कह रहे हानिस्तितु तेषां ही सर्वणाम, हानि तो उन तालाबों को ही होती है ना, येषां मरालहि सह वियोगः, जो उसकी सुंदरता बढ़ाने वाले थे हंस, और अब उनसे उसका बिछड़ाव हो गया है, अर्थात उनसे उनका वियोग हो गया है, ठीक है, समझ गए। पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए हंस चाहे जहाँ पर भी गए हो, इससे हानि तो उन तालाबों की ही होती है जिनकी सुंदरता बढ़ाने वाले हंसों से उनका वियोग हो गया है। अर्थात जहाँ पर हंस पहले थे अब वो वहाँ से अगर चले भी जाते हैं तो हानि किसकी होती है, तालाब की ही होती है, क्योंकि वो जो हंस हैं वो उन्हीं तालाबों की शोभा बढ़ा रहे थे ना, उन्हीं हंसों के नाम से ही तालाब जाना जा रहा था। नेक्स्ट है बेटा हितोपदेश से लिया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणः गुणगेषु गुणा भवन्ति ही ते निर्गुणः प्राप्य भवन्ति ही दोषा आस्वाद्य तोयः प्रभन्ति ही नद्यः समुद्रम आसाध्य भवन्त्यः अपेयः। ये भी बेटा हितोपदेश से लिया गया और ये भी इम्पोर्टेंट है और 8th क्लास में भी आपके ये था। इसका देख लीजिए, गुणः गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक ही वह अच्छे होते हैं। उसके बाद है ते गुणः निर्गुणः प्राप्य है दोषा भवन्ति, और जब वह किसी दुष्ट व्यक्ति के पास चले जाते हैं, निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाते हैं, तो वही गुण
क्या हो जाते हैं, निर्गुण हो जाते हैं। ठीक है। गुणः गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुण जब तक गुणवान व्यक्ति के पास होते हैं वह तब तक ही गुण होते हैं। जब वही गुण ते निर्गुणः प्राप्य भवन्ति दोषा, जब वही गुण निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वह दोष बन जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है, जैसे आस्वाद्य तोया प्रभन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्तः अपेयः। अपेय का मतलब होता है पीने योग्य नहीं है। जो स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ रहती है वह जब तक समुद्र में नहीं मिलती हैं, जब नदियाँ प्रवाहित होती रहती है, बहती रहती हैं, तब तक तो वो स्वादिष्ट होती हैं। ठीक है। लेकिन जब वह कहाँ मिल जाती है, समुद्रम आसाद्य, समुद्र में आकर मिल जाती है, तो उनका जल भी क्या होता है, अपेय होता है, पीने योग्य नहीं रहता है। तो ये आपका ये बेटा श्लोक से जो हमने कर लिए हैं, अब हम इनका अभ्यास कार्य कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वित्तः क्षीणः कीदृशः भवति। वित्त होता है धन, धन का नष्ट कैसा होता है, अक्षीणः होता है, कमज़ोर होता है। मतलब मनुष्य जो है धन से कमज़ोर चाहे हो जाए लेकिन उसको अपने चरित्र से कमज़ोर नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे वित्तः क्षीणः अक्षीणः भवति, ये आपके श्लोक से ही में ही है। कस्यः प्रतिकूलम कार्याणि परेशान न समाचरेत आत्मनः। ठीक है। षष्ठी विभक्ति आ जाएगी, आत्मनः ये षष्ठी विभक्ति है बेटा, क्योंकि यहाँ कश्य भी षष्ठी विभक्ति है ना हमारे पास एक वचन की, और आत्मनः भी जो आत्म शब्द रूप है उसमें षष्ठी विभक्ति आत्मनः बनती है कि आत्मा के प्रतिकूल होने पर वह कार्य हमें दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। मतलब जो कार्य हमारी आत्मा को अच्छा ना लगे वह कार्य हमें दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बेटा, कुत्र दरिद्रता न भवेत, वचने दरिद्रता न भवेत, कि मीठे वचन बोलने से गरीबी नहीं आती है, कंजूसी नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें मीठे वचन बोलते समय कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वृक्षः स्वयं कानि न खादन्ति, पेड़ खुद क्या नहीं खाते हैं, अपने फल नहीं खाते हैं, तो फलानि आ जाएगा क्योंकि कानि पूछा गया है, तो आंसर में क्या आ जाएगा बेटा, फलानि। कहा पूरा लघ्वी भवन्ति, क्या पहले लघ्वी कौन होती है, सज्जनों की मित्रता। ठीक है। सज्जनों की मित्रता पहले क्या होती है, लघ्वी होती है, छोटी होती है, और बाद में वह बढ़ती चली जाती है, या कह दो हम परार्ध छाया, बाद की छाया की तरह होती है, दोपहर के बाद की छाया की तरह बोल सकते हैं, या कह सकते हैं का पूरा लघ्वी भवति सजनानां मित्र ही, सज्जनों की मित्रता लघ्वी होती है। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसमें है यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृत्तम व, हमें यत्न से किसकी रक्षा करनी चाहिए, वित्तम धन की या वृत्तम आचरण की। तो हमें अपने चरित्र की, अपने आचरण की रक्षा करनी चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर वृत्तम। ठीक है। यहाँ पर ये वाला आंसर वृत्तम हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट है अस्माभि किम न समाचरेत कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम, हमें किस के साथ कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हमें अच्छा ना लगे, हमारी आत्मा को जो अच्छा ना लगे। अस्माभि आत्मनः प्रतिकूलम, जो हमारी आत्मा को अच्छा ना लगे वह हमें आचरण नहीं करना चाहिए, दूसरों के साथ भी उस तरह का आचरण नहीं करना चाहिए। जंतुः केन तुष्यन्ति, लोग किस प्रकार से खुश होते हैं, प्रिय वाक्य प्रदानेन, मीठे वचन बोलने से लोग खुश होते हैं। नेक्स्ट है सजनानां मैत्री कीदृशी भवति, सज्जनों की मित्रता कैसी होती है। तो सज्जनों की मित्रता कैसी होती है, पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया है, परार्ध छाया इव, दोपहर की छाया के समान होती है। आरंभे लघ्वी, जो आरंभ में तो कम होती है, पश्चात गुरवी, और बाद में बढ़ती चली जाती है। जैसे दोपहर की छाया पहले तो कम होती है क्योंकि पहले धूप ज़्यादा होती है, और बाद में धीरे धीरे छाया बढ़ती चली जाती है। तो आरंभे लघ्वी पश्चात गुरुभिः, ये क्वेश्चन बेटा बहुत जब बार आता है इस वाले श्लोक से, तो इस श्लोक को ढंग से कर लेना। सरोवराणाम हानि ही कदा भवति, सरोवर की, तालाबों की हानि कब होती है, जब हंस उसको छोड़कर चले जाते हैं। यदा हंसः तान् परित्यज्य अन्यत्र गच्छन्ति तदा सरोवराणाम हानि भवति, जब हंस उन तालाबों को छोड़कर चले जाते हैं तब उन तालाबों को हानि होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें इसमें स्तंभ का और खा को क्या करना है, मिलान करना है। स्तंभ का में सारे विशेषण लिखे हुए हैं और खा में विशेष्य लिखे हुए हैं। ये बेटा जब हम श्लोक कर रहे थे, अगर श्लोक आपने ध्यान से पढ़े होंगे तो आप इनके आंसर इजली दे दोगे। आस्वाद्य तो यह नद्य
गुणयुक्तः दरिद्रतः, दिन पूर्वार्ध भिन्नः खलानां मैत्री, और दिनश्च पूर्वार्ध भिन्नः सजनानां मैत्री। नेक्स्ट आपका था बेटा ये क्वेश्चन जो है, इसमें आपने श्लोक, कोई भी 2 श्लोकों का हिंदी और इंग्लिश में लिखना है। तो ये आप पहले ही कर चुके हो कि सज्जनों की मित्रता दिन के परार्ध दोपहर की तरह छाया के समान होती है, जो शुरू में तो क्या होती है, छोटी होती है और बाद में धीरे धीरे बढ़ने वाली होती है। और दुष्टों की मित्रता दिन में कैसी होती है, दोपहर के पहले के समान होती है कि वह छाया शुरू में तो अधिक होती है और बाद में कम होने लगती है। नेक्स्ट इसमें ही सेकंड श्लोक है प्रिय वाक्य प्रदानेन वाला, कि मधुर वचन बोलने से प्राणी प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें सदैव ही मीठे वचन बोलने चाहिए। मीठे वचन बोलने में क्या दरिद्रता, अर्थात मीठे वचन बोलने में कोई दरिद्रता, कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका भिन्न पद। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है बेटा पक्का 100% कि भिन्न पद आपको छांटने हैं। तो भिन्न पद आपको कैसे छांटने हैं, देखो हर कोई एक जैसा लगता है, लेकिन हम भिन्न पद छांटने के लिए थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है। जहाँ पे वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम, हंतव्यम, अब इनमें देखो हमने सर्वस्वम निकाल दिया। क्यों निकाला है, क्योंकि और सारे में तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है। देखो वक्तव्यम, कर्तव्यम, हंतव्यम सब में क्या है, तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन सर्वस्वम में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो हमारा भिन्न पद सर्वस्वम हो जाएगा। नेक्स्ट है यतनेन, वचनेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन और मरालेन। यहाँ पे यतनेन में भी बेटा तृतीय विभक्ति है, प्रिय वाक्यन प्रदानेन में भी तृतीय विभक्ति है, और मरालेन में भी तृतीय विभक्ति है। वचनई में सप्तमी विभक्ति है, इसलिए ये वचनई जो है वो अलग कर दिया गया है। आपने बालक शब्द रूप पढ़ा होगा, बालक में देखो तृतीय विभक्ति में बालकेन होता है और सप्तमी विभक्ति में बालके होता है, ठीक है। तो इस तरह से याद कर लो कि सप्तमी विभक्ति में बालके था, तो यहाँ पर वचने सप्तमी विभक्ति हो गई, और इन सब में क्या लगा हुआ है, यतनेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन, मरालेन, सब में देखो बालक के ऊपर हम एक ही मात्रा और ना लगाते हैं तब बालकेन बनता है, ठीक है। तो मराल में जब हम एक ही मात्रा और ना लगाएंगे तो मरालेन हो जाएगा। प्रिय वाक्य प्रदानेन में हम, प्रिय वाक्य प्रदान में जब हम एक ही मात्रा और ना लगाएंगे तो प्रिय वाक्य प्रदानेन हो जाएगा। ऐसे ही यतन में जब हम एक ही मात्रा और ना लगाएंगे तो यतनेन हो जाएगा। हो गई ना सब में तृतीया, और बचने में क्या होगी, सप्तमी हो जाएगी। नेक्स्ट है सूर्यताम, अवधार्यताम, धनवताम और क्षम्यताम। तो इसमें जो अलग है वो धनवताम है, हमें सुनना चाहिए, धारण करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। ये हमारे सारे क्या हैं, इनमें सब में बेटा हमारी शब्द रूप, धातु रूप आ रहे। श्रु धातु, धा धातु धारण करने के लिए, शम धातु क्षमा करने के अर्थ में, लेकिन धनवंतम यहाँ पे धन शब्द रूप है, ठीक है। धन क्या है, शब्द रूप है, और सारे उसमें सब में क्या आ रही है, धातु रूप आ रही है, श्रु, ध्रा, शम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जंतुः, नद्यः, विभूतिः और परितः। तो यहाँ पे परितः जो है वो उपपद विभक्ति है, और सारे जो आपके जंतु, नदी और सज्जनों के साथ मित्रता उनका विभूत्य अलग हो जाएंगे बेटा। परितः का मतलब होता है चारों ओर, ये आपकी उपपद विभक्ति है। तो इस तरह से आपको इनमें से अलग करना होता है। नेक्स्ट है आपके पास प्रश्न का निर्माण, इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। प्रश्न के निर्माण में है वृत्ततः क्षीणः हता भवति। तो किसके कम होने से लोग मर जाते हैं, लोगों को हानि होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कस्मात, पंचमी विभक्ति आ जाएगी। वित्ततः मतलब आचरण, आचरण के नष्ट होने से मनुष्य नष्ट हो जाता है। तो वित्ततः में पंचमी विभक्ति है, तो हम यहाँ पर भी क्या लगाएंगे बेटा, कस्मात। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास धर्म सर्वस्वहम श्रुत्वः, सभी धर्मों को सुनकर अवधार्यताम, हमें धारण करना चाहिए। तो किसको सुनकर हमें धारण करना चाहिए, तो आंसर में क्या जाएगा, कम, ठीक है। वृक्षः फलम न खादन्ति ही, वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते हैं, तो वृक्षा के स्थान पर क्या आ जाएगा, के। ओके। नेक्स्ट है आपके पास खलननाम मैत्री आरंभम गुरुभिः भवति। खलननाम तो केशाम आ जाएगा यहाँ पर, ये षष्ठी बहुवचन है खलानाम, तो यहाँ पर हम भी षष्ठी बहुवचन का किम शब्द रूप से लिया हमने, तो क्या बनेगा, केशाम। तो इस तरह से आपको बेटा ये करना है, बहुत ही इजी है। आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको ये बिल्कुल इजी लगेंगे। बस एक शब्द रूप, आप कोई भी 3-4 शब्द रूप, जैसे आपका अकारांत बालक है,
ठीक है। इकारांत आपने नदी कर ली, पितृही कर लिया, भानु कर लिया, सबका एक अकारांत, इकारांत, उकारांत सबका एक एक कर लो बेटा, अच्छी तरह से कर लो, फिर आपको कभी भी पर्सन के निर्माण में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है, इसमें वाक्य को लोट लकार में हमें बदलना है। जैसे नद्य आस्वाद्य तो यह संति ही, तो संति के स्थान पर क्या आ जाएगा, संतु, लोट लकार हमने कर दिया इसका। ऐसे ही सा प्रिय वाक्य प्रदानेन वदति ही, वदति के स्थान पर क्या आ जाएगा, वदतु। तो हम परेशान प्रतिकूलम न समाचार हित, तो यहाँ समाचार के स्थान पर क्या हो जाएगा, समाचार। नेक्स्ट है, ते वृतहम यत्नेन संरक्षन्ति ही, आप यहाँ पे संरक्षन्ति के स्थान पर क्या हो जाएगा, संरक्षन्तु। ठीक है। तो सम तो उपसर्ग है, रक्ष धातु है, और जैसे यहाँ पे संति का संतु बना था तो यहाँ पर भी आ जाएगा रक्षन्ति का रक्षन्तु हो जाएगा बेटा। सम तो उपसर्ग है इसमें। अहम प्रोपकारा है कार्यम करोमि, अब करोमि के स्थान पर क्या हो जाएगा, करवाणी। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर थे और इसका हमने श्लोक कर लिए हैं बेटा, इनको अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिख लेना और इनको रिवाइज कर लेना। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना।